इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी भारतीय संविधान के तीसरे भाग में। फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ से हम पढ़ना था संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, मतलब देश में एक जैसे अलग अलग सरकारों का होना। जैसे हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, जैसे मुख्यमंत्री, केंद्र स्तर पर भी हैं केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री। दो हुए। पंचायती राज्य व्यवस्था जो हमारे गांव बिरादरी में होते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में पढ़े थे, राज्य सरकार के कामकाज को देखा था उसमें। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। पिछले साल तो हमने क्या पढ़ा, विधायिका पढ़ गए, पंचायती राज पढ़े, उसके बाद से राज्य सरकार के बारे में पढ़े, और इसमें केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले सकें। मतलब एक ऐसे संविधान का भी तैयारी करना था जिसमें पूरे देश का भागदौड़ कुछ मुट्ठी भर लोग बैठकर ना करे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बैठकर करने लगेंगे तो देश का भाई तो हिल जाएगा। इसलिए देखो, एक प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री बनता है सांसद की वजह से, मुख्यमंत्री बनता है विधायक की वजह से। अब सारे सचिव वार्ड मिलाकर एक मुखिया जीता, गांव के लोग मिलकर एक मुखिया को बनाते हैं, और मुखिया ही सब फैसला करता है गांवों में कि कौन से वार्ड, मतलब कितने वार्ड हैं, कितने वार्ड में कितना अमाउंट जाना चाहिए, उनका कमीशन भी बनता है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके, कुछ अलग। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतः अधिकार, मतलब उनको अधिकार दिया गया था। आजादी मतलब उनको स्वतंत्र अधिकार, उतना भी नहीं, मतलब 90% वो उस अधिकार का मतलब इस्तेमाल कर सकते थे। छूट दी गई थी कि भाई तुमको कुछ अधिकार हम देते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता था, और जो केंद्र सरकार कोई कानून बना दे तो उसको हर राज्य को मानना पड़ता था। ये नियम था, कोई टाल नहीं सकता कि ना हम ना करें, हम नहीं करेंगे। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है। हर संविधान में सूची, आप सूची जब पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। सूची दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। वह भी संविधान में लिखा है कि सरकार पैसा कहां से ला सकती है सरकार चलाने के लिए। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होती, और केवल राज्य जो है वो केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होती, वो अलग अलग भी अपने फैसला ले सकते हैं, लेकिन सबको राष्ट्रपति से ही सिग्नेचर कराना पड़ेगा। उन्हें भी संविधान से ही अपना ताकत और अधिकार मिलते हैं। संविधान में राज्यों का भी अधिकार है, ताकत भी है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों के सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, और सभी लोग कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं, कोई ऊपर ना ही कोई नीचे। ये देखो, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को स्वीकृति दे दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, मतलब एक नया मूवमेंट लाएगा, एक नया समाज लाएगा।
यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगा। कि लोग अपने अनुसार से कोई अपना नेता चुनते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ भाई अपना नेता है तो हमारे लिए कार्य करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज के डेटों में सब अपना ही पेट पूजा करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे लिए लड़ रहा है। भाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने पेट के लिए लड़ रहा है। अब राज सुख में जो बात है वो नौकरी वगैरह में तो है नहीं। अब देखो, पॉलिटिक्स इज द नॉट बोरिंग। पॉलिटिक्स एक ऐसा नहीं है कि हम रिटायर होने के बाद कर सकते हैं। जो इंसान बचपन से पॉलिटिक्स चालू कर दे वही एक दिन इतिहास रचता है और देश को बदलने में सबसे अच्छा भूमिका उसी का होता है। जैसे में नितिन गडकरी, उसके बाद आते हैं मोदी जी। मोदी जी ये लोग तो साथ ही अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े थे, श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद आ जाएंगे नितिन गडकरी जी। और बहुत सारे लीडर जो थे वो क्या किए, वो पॉलिटिक्स में आए, बाद में उनकी पढ़ाई हुई, पहले नहीं हुई थी। अब 2 नंबर पढ़ते हैं, 2 संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। अब देखो, सारे क्षेत्रों में सांसद अलग अलग होते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, जब संविधान सभा में संविधान की रचना हो रहा था, ये देखो वोट, पहले का वोट इस तरह दिया जाता था, झुपड़पट्टी में रहेंगे लोग, इधर से लोग पूरा भीड़ लगा कर वोट देने जा रहे थे। तो पहले पुर्जी सिस्टम था ना, पुर्जी डाल, नाम लिखकर पुर्जी पर चाहे मोहर लगाकर डाल दो और वो जाकर गिनती होगा। गिनती होने के बाद से ही कोई किसी को चुना जाता था कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने, जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष लड़े गए थे 150 सालों में, वे भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना देगा और अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए योग्य बना देगा, एक लायक बना देगा। मताधिकार मतलब क्या है, अपने मन से किसी को उसको चुन लो कि हाँ भाई यही मेरा प्रतिनिधि है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेरियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब कि अपने प्रतिनिधि के चुनावों में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है और जो अपने प्रतिनिधि को चुन लेता है तो उनकी सीधी भूमिका होती है कि हाँ भाई ये हमारे लोग हैं। ऐसे इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है और कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें कोई मानामानी नहीं है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में जितने भी प्रतिनिधि होते थे, प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, और जितने भी, फिर से बोलता हूं, ये प्रतिनिधि मतलब जो वोट के लिए खड़ा होते हैं कि हमको दो, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं कि हम जनता के कामों के लिए करेंगे। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व, उनके लिए प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमें दूसरे चैप्टर के इकाई में पढ़ना है। इससे में आप पढ़िएगा इसको, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, इसमें आप इस चीज को पढ़ेंगे। अब देखते हैं 3 शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है।
विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं जिसको हम चुनते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, वह है कार्यपालिका। न्यायपालिका, जिसको यहाँ पर लिया गया है, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब जितने भी कोर्ट हैं वो न्यायपालिका में आते हैं, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 पार्ट 4 कानूनों की समझ में आप इसको जानेंगे। नहीं, इकाई 3 न्यायपालिका 5वां चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग। अब सरकार का कोई भी कुछ भी हो तो सत्ता मतलब पोस्ट, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी और इन जितने भी हैं इन सारे के शक्तियां अलग अलग है। ये नहीं कि कोई किसी पर शासन चला लेगा, सबका बंटवारा कर दिया गया था। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, मतलब नजर रखते हैं, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है और तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं कौन गलत नहीं न कर रहा है। इसीलिए सत्ता हमारे हिंदुस्तान में संतुलन बनाए रखता है। चल भाई, तू भी सही, हम भी सही, वो भी सही, तो सब सही, अंत भला तो सब भला। यहाँ पे देखिए, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ऊपर राज्य शब्द पढ़े ना, ध्यान रखें इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं, मतलब अलग। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, ये सरकार का काम है। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये सब क्या है, एक राज्य है। इधर आ जाओ, पूरब में आ जाओ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तो बोल दिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश उधर है, असम, बे ऑफ बंगाल है, और काला टापू, एक टापू भी उधर बहुत सारे हैं हिंदुस्तान के कब्जे में ही हैं। तो वो क्या है, वो राज्य हो गए जो अस्थाई हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम बिहार से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम दिल्ली से हैं, हम पंजाब से हैं, हम हिंदुस्तान से हैं। तो वैसे राज्य का अक्सर इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है। इस आधार पर भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। अब देखो, भारतीय राज्य चाहे राज्य कोई सा भी हो, बिहारी राज्य, चाहे पंजाबी राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कोई भी हो। अब देश का लेते हैं तो भारतीय राज्य, नेपाली राज्य, नेपाल तो बगल में ही है अपने, आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है और भारत लोकतांत्रिक सरकार से चलता है। लोकतांत्रिक किसके आधार पे? क्योंकि हम वोट देकर ही पीएम बनाते हैं, इसलिए वोट देकर ही हम सीएम पीएम कुछ भी बनाते हैं, तो उसको लोकतांत्रिक बोलते हैं, जिसको अपने मत अनुसार, अपने वोट के अनुसार जिताएं। तो उसको सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होता है और सरकार के अंडर में ही कार्यपालिका चलता है, जो सरकार के हिस्से में होता है, राज्य के हिस्सा होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है और जो भी हमारा राज्य है उसका मतलब बहुत ज्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और राज्य का इस्तेमाल सरकार के स्थान पर नहीं किया जा सकता।
सरकार अलग हो गया और हमारी जमीन पूंजी हमारी अलग हो गई ना। अब उसमें किसी को थोड़े हम लेंगे कि ना भाई वो भी हैं। ये देखो यहाँ पर सभा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ पे? संविधान सभा में। तो ये लोग बोल रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर तो ना हो जाएगी कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा ही करने लगे। इस आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए सभा के ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके, और हर किसी के पावर, हर किसी के शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भी संविधान में नियम बना दिए गए। जैसे में केंद्र सरकार जो भी होता है वो सांसद के बल पे बनता है, और राज्य सरकार जो भी होता है वो विधायिकी के बल से बनता है। तो इनको डर था कि कार्यपालिका अगर स्ट्रांग हो जाएगा केंद्रीय सरकार, तो विधायिका पे असर पड़ सकता है। आज भी विधायिका बहुत फील्ड में इंडिपेंडेंट है, आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन हमारे इतने मूर्ख सीएम बन जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इतने गधे हो जा रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि उनका दायित्व क्या है। तो ऐसे लोग केवल सत्ता के लिए जाते हैं, मन भर खाते हैं और वैसे ही सत्ता का सुख भोगते हुए खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा जागरूक हो रहा है। आज का युवा पूछ रहा है सवाल कि मेरा क्या, बाबा मेरा क्या होगा, हमको कब दोगे। इस तरह मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों ऐसे, तो उनका ये बोलना ही हमारे जुड़ाव है। एक तरह से आपस में जुड़ जाओ, जिस जगह पे जाते हैं उस भाषा में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हम उनके भाषा समुदाय से मिल रहे हैं। अब यहाँ पर भारतीय संविधान के कुछ उल्लेख्य मौलिक दिए गए हैं, उसको बताता हूं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार है, उनमें से कुछ बताया जा रहा है। एक है समानता का अधिकार। समानता का मतलब हर लोग एक जैसे हैं, कानूनों के नजर में सभी लोग सामान्य हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी अनुमोलन कर दिया गया है। छुआछूत, बड़े जाति छोटे जाति छुआ जाए, ऐसा ही सब नियम था। अब 2 नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार क्या क्या है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने के अधिकार शामिल है। यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है कि आप किसी भी राज्य में जाकर कारोबार कर सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और वहां के संगठनों में भी जुड़ सकते हैं। चाहे देश के किसी भी कोना में जाकर सभा बुलाकर उसको अनुमोदन कर सकते हैं। 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें पढ़ते हैं। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अब शोषण का मतलब क्या होता है? किसी से ना चाहते हुए भी उससे काम करवाना, उसको शोषण बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा मानव व्यापार होता है, जैसे में जबरन श्रम, जबरदस्ती गुलामी नौकरी करवाया जाता था, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नौकरी नहीं देना था। बच्चों को मजदूरी पर रखना ही अपराध था। इसलिए बहुत लोग का फाइन लगा, जेल भी गए थे।
और शोषण यह भी आ जाएगा, शारीरिक व्यापार, जो आज तो बहुत चरम सीमा पर चल रहा है रेड लाइट एरिया में। तो रेड लाइट एरिया में कभी जाया नहीं जाना चाहिए, अच्छे बच्चे नहीं जाना चाहिए। अब देखो 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धार्मिक आजादी क्या क्या मिलती है? सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। मतलब जितने भी नागरिक हैं उनको अपने धर्म की आजादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। 5 नंबर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसमें जानते हैं संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषीय सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षण संस्था खोल सकते हैं। मतलब स्कूल खोल सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खोल सकते हैं जिसमें पढ़ाई के लिए अनुमोदन दिया जाए, जिसमें पढ़ने के लिए बताया जाए। अब देखते हैं आगे है 6 नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या क्या मिला? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है कि हमारे संवैधानिक उपचार जितना जो भी मिला है हमको अधिकार संविधान के वजह से, उसका दोहन किया जा रहा है, तो कानून उस पर फैसला लेगी। इसके आगे का पढ़ते हैं पार्ट 4 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, कमेंट नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पोर्टल का नंबर दिया गया है, उसके व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, क्या कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो।